Oh my God! शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जिसने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया। अचानक आसमान से कचरे का पहाड़ बारिश की तरफ बरसने लगता है। पूरा शहर कुछ ही सेकंड में नरक जैसा बन जाता है। कारें कचरे की लहरों में रेंगते हुए टकराती हैं, लोग चीख रहे हैं और हर आवाज में सिर्फ एक ही बात महसूस होती है, कयामत करीब है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब 100 साल से भी ज्यादा समय पहले डूब चुकी टाइटैनिक का टूटा हुआ ढांचा अचानक शहर के बीचों बीच खड़ा दिखाई देता है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कहानी पीछे चलती है, जहां एक शांत समुद्र में कुछ मछुआरे अपनी रोज की तरह जाल फेंक रहे थे। मजाक मजाक में एक प्लास्टिक की बोतल पानी में गिरा दी जाती है, लेकिन जब जाल वापस ऊपर आया तो उसमें कोई अजीब सी चीज तड़प रही थी। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने दर्द में चीख मारी हो। सब लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। इसी दौरान पास के तटीय इलाके में एक मिलिट्री अफसर गुप्त मिशन पर पहुंचता है। कई सुरक्षा जांचों के बाद वह उस चीज को देखता है जिसे मछुआरे पकड़ कर लाए थे, एक रहस्यमयी गहरे समुद्र का जीव। और लालच में आकर लोग उसे मौत के घाट उतार कर उसकी लाश गांव में ले आए थे ताकि बेचकर पैसे कमा सके। और सेना को यह जीव बेहद खास लग रहा था। पुराने मिथकों में इसे समुद्री दानव कहा जाता था, लेकिन आधुनिक विज्ञान के हिसाब से ये एक उन्नत जलमानव प्रजाति थी, सीधे खड़े होकर चलने वाले जलजीव। आमतौर पर इन्हें सेना गंभीरता से नहीं लेती, पर तभी एक चीज सबको चौंका देती है। इसके जबड़े में एक मोतियों का बना हुआ खास आभूषण मिलता है जिसे इंसान ही बनाते हैं। इससे साफ था कि यह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि किसी समझदार सभ्यता का हिस्सा है। स्कैनिंग के आदेश दिए जाते हैं और जब सब लोग निकल जाते हैं तो टीम का एक सदस्य बार्कले उस जीव की लाश के सामने खड़ा होकर मन ही मन प्रेयर करता है। चाहे वो मानव हो या कोई और, मौत हमेशा एक ही दर्द छोड़ती है। अगली रात खास मशीनें तट पर लगाई जाती हैं। प्लान ये था कि समुद्र की गहराई में एक सिग्नल भेजा जाए, एक ऐसी तरंग जो उन जलमानवों की भाषा जैसा काम करे ताकि उनसे संपर्क बनाने की कोशिश की जा सके। लेकिन रात गहराते ही अजीब चीजें होने लगती हैं। जहां शव रखा था वहां फर्श अचानक दलदल जैसा मुलायम होने लगता है। एक महिला सैनिक संभल भी नहीं पाती कि उसका आधा शरीर जमीन में धंस जाता है। उसका साथी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक काली परछाई उसे भी नीचे खींच ले जाती है। कुछ सेकंड बाद पानी की लहरें उठती हैं और कोई तेज आकृति उछल कर आती है और पल भर में जलमानव की लाश को उठा ले जाती है। पूरे बेस में अलार्म बज उठते हैं। सैनिक दौड़ते हुए आते हैं, मगर वहां कुछ नहीं बचा, न लाश न दोनों सैनिक। जमीन फिर से पहले जैसी सख्त हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बार्कले को जमीन पर कुछ अजीब महसूस होता है। वह नीचे हाथ डालता है और मिट्टी के भीतर से एक कुर्सी का हिस्सा खींच निकालता है। तभी कमांडर वॉकी टॉकी पर घूम हुए सैनिकों को कॉल करते हैं और हैरानी की बात, उनकी आवाज जमीन के नीचे से सुनाई देती है। जब मिट्टी हटाई जाती है तो अंदर एक इंसानी हाथ दिखाई देता है। बार्कले शाम को समुद्र किनारे बैठा देर तक कांपता रहता है। यह उसके करियर का पहला ऑपरेशन था और पहली बार उसने किसी लाश को इतने करीब से देखा था। डर उसके अंदर घुस गया था और कमांडर हैरान थे, क्योंकि उनका यूनिट तो उन रहस्यमयी घटनाओं को संभालने वाली खास फोर्स है जिन्हें विज्ञान समझ नहीं पाता। यहाँ सब लोग ऐसी चीजों के आदी होने चाहिए थे। तभी बार्कले मजबूर होकर सच बताता है, असल में वह तो सिर्फ ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी है। असली ऑपरेटिव तो छुट्टी पर चला गया था और उसे जबरदस्ती टीम में डालकर मिशन में भेज दिया गया। बार्कले जिंदगी में पहली बार ऐसे मिशन पर आया था जहां मौत उसके सामने खड़ी थी। असली फील्ड एजेंट तो छुट्टी पर चला गया था और फाइलिंग के वक्त बार्कले बस जगह भरने के लिए मौजूद था, लेकिन किस्मत ने उसे सीधे खाई में धकेल दिया। उसने कभी ट्रेनिंग नहीं ली थी, हथियार चलाना तो दूर, खतरों से निपटने की भी कोई क्षमता नहीं थी। अब वह पछतावे में डूबा था, लेकिन कमांडर ने उसे समझाया कि इतिहास हमेशा आम लोगों की गलतियों, हादसों और अनजाने फैसलों से ही बनता है और कई बार तो बड़े बड़े पल किसी ऑफिस वाले बंदे की मौजूदगी में ही घटते हैं। बार्कले कुछ नहीं बोल पाया। पास खड़ी टीम लीडर ने माहौल हल्का करते हुए कहा कि जलमानव कोई खूनी राक्षस नहीं बल्कि धरती के प्राचीन निवासी हैं जो इंसानों से पहले इस ग्रह पर राज्य करते थे। बस हजारों साल से समुद्र की गहराइयों में नींद में पड़े थे। पिछले कुछ समय से उनका बार बार दिखना वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहा है। असल में खुफिया विभाग कई सालों से इनके अस्तित्व को छुपाकर अध्ययन कर रहा था। सच कहें तो अगर ये प्रजाति नींद में न जाती तो शायद आज पृथ्वी इंसानों की नहीं होती। अचानक टीम में से किसी ने घबराकर इशारा किया। एक जल मानव सामने आ खड़ा हुआ था। सैनिकों ने हथियार संभाले, जबकि बार्कले अपनी पुरानी आदत से छोटा सा नोटबुक निकालकर हर चीज लिखने लगा। तभी दूसरी ओर से कमांडर आया और सैनिकों को हथियार नीचे रखने का आदेश दिया। टेक्नोलॉजी टीम को तुरंत ट्रांसलेटर मशीन चालू करने को कहा गया। कमांडर ने नरमी दिखाते हुए
बात की शुरुआत की। वह जलमानवों से शांतिपूर्ण बातचीत चाहता था, लेकिन सामने खड़े जलमानव की आवाज अजीब सी गूंजती थी, जिसे मशीन ने ट्रांसलेट कर बताया। वह त्रासदी का आरोप लगा रहा था। तुमने हमारे लोगों को मारा। कमांडर ने पलट कर कहा कि उनकी जाति ने भी 2 मानव सैनिकों को मारा है, हिसाब बराबर। अब आगे की बात बैठकर करनी चाहिए। लेकिन पानी वाला प्राणी अचानक भड़क गया। ट्रांसलेटर में आया कि वह सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरी मानव जाति से बातचीत करना चाहता है। तभी सभी सैनिकों के मोबाइल एक साथ बज उठे और स्क्रीन पर दिखने लगा कि दुनिया के अलग अलग देशों में जलमानव उसी समय खुलेआम नजर आने लगे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे कह रहे हो, हम लौट आए हैं, असली मालिक हम ही हैं। उनकी यह वैश्विक मौजूदगी दुनिया भर में तहलका मचा देती है। जल्दी से जल्दी समाधान ढूंढने के लिए ब्रिटेन सबसे पहले आगे आता है और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास बने समुद्री नहर सिस्टम से एक खास वाटर चैनल तैयार करता है, जहां इंसान और जलमानव पहली बार आमने सामने बातचीत करेंगे। इस ऐतिहासिक वार्ता में मानवता का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी दी जाती है यूनाइटेड इंटेलिजेंस टास्क फोर्स की चीफ केट को। कुछ घंटों बाद विशाल टैंक में पानी भरा जाता है। कैमरों में दिखता है कि कई जलमानव तेजी से तैरते हुए असेंबली रूम की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले गार्ड्स की तरह खड़े कुछ जलमानव दिखाई देते हैं, फिर 2 बेहद बड़े डरावने गहरे समुद्र के जीव, और अंत में आता है उनका मुखिया, जो बाकी से ज्यादा इंसानी दिखाई देता है। उसके हाव भाव, चेहरा और आंखें बताती हैं कि वह उच्च बुद्धि वाली प्रजाति है। दर्शकों में बैठे साइंटिस्ट्स को यह देख सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगता है कि वह बिना पानी के भी आराम से सांस ले सकता है, यानी वह जमीन पर रहने की क्षमता भी रखता है। और ये बात मानव सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर संकेत थी। खामोशी के बीच इंसानी प्रतिनिधि डॉक्टर जोनाथन ने वेलकम स्पीच शुरू किया, लेकिन जलमानव लीडर ने हाथ उठाकर उसकी बात बीच में ही रोक दी। हैरानी की बात, वह साफ साफ इंसानी भाषा बोल सकता था और यह साबित करता था कि उसने इंसानों को काफी लंबे समय से गुपचुप तरीके से समझा, पढ़ा और शायद देखा है। जोनाथन तुरंत विषय बदलते हैं ताकि बातचीत पटरी पर बनी रहे। बातचीत आगे बढ़ाने के लिए इंसानी पक्ष ने जलमानवों को एक खास तोहफा दिया, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर मिलने वाला दुर्लभ हिमालयी बुरांस का फूल। इसकी खुशबू अनोखी होती है और इंसानों का मानना था कि इससे उनकी सभ्यता की श्रेष्ठता झलकेगी। लेकिन इसी बीच जलमानव ने भी अपना उपहार पेश किया, कुछ मृत जलमानव अंडे। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। उसने बताया कि ये बच्चे कभी समुद्र में आजादी से बढ़ सकते थे, लेकिन इंसानों के तेल, रसायन और गंदगी ने इन्हें सांस तक नहीं लेने दी। इस आरोप ने इंसानी साइंटिस्ट को हिलाकर रख दिया। उसने हकलाते हुए सफाई दी कि इंसान समुद्री प्रदूषण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जलमानव के चेहरे पर गुस्सा साफ था। वह उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। अचानक उसने उंगली उठाकर पीछे बैठे बार्कले की ओर इशारा किया। सबके चेहरे पर हैरानी थी कि आखिर इतना साधारण इंसान क्यों चुना गया। फिर स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया गया जिसमें बार्कले उस मृत जलमानव के लिए चुपचाप प्रेयर कर रहा था। जलमानव ने कहा कि जो इंसान मौत का सम्मान समझता है वही जीवन पर बात करने का हक भी रखता है। बार्कले खुद भी हैरान रह गया। जहां कल तक उसे कोई पहचानता नहीं था, आज अचानक पूरी दुनिया की निगाहें उसी पर टिक गई थी। तय था कि अगर बार्कले एक भी गलत बात कह देता तो 2 प्रजातियों के बीच युद्ध भड़क सकता था। लेकिन जलमानवों का फैसला अडिग था। वे सिर्फ उसी की राय सुनना चाहते थे। बार्कले घबरा गया। उसके पास तो ढंग का कोट पैंट भी नहीं था, लेकिन जलमानव लीडर ने उसे भरोसा दिलाया, तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी भी इंसानियत जिंदा है। बार्कले ने फिर भी कहा कि वह पूरे मानव समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, वह तो बस एक छोटा सा एम्प्लॉय है। प्रतिनिधि ने तुरंत कहा कि इसी वजह से बातचीत दुनिया की नजरों के सामने होनी चाहिए ताकि साबित हो सके कि आम आदमी की आवाज भी मायने रखती है। लेकिन केट को इससे खतरा दिखा। इतना बड़ा डायलॉग पूरी दुनिया खुला छोड़ना उनकी रणनीति के खिलाफ था। अगले दिन तय हुआ कि बातचीत का प्रसारण नहीं होगा और केवल 50 पत्रकारों को रिकॉर्डिंग की इजाजत दी जाएगी। बार्कले को चेतावनी मिली कि वह सिर्फ स्क्रीन पर लिखी लाइनों को पढ़े, कुछ भी नया न बोले। जैसे ही पानी से भरा टैंक दोबारा जगमगाया, जलमानव फिर सामने था। बार्कले ने घबराहट पर काबू पाते हुए पहले वाले स्वागत शब्द सहजता से पढ़ दिए, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, जलमानव लीडर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसने एक साधारण सा अनुरोध रखा, उसे नदी का पानी चाहिए। आदेश तुरंत पारित हुआ और कुछ ही मिनटों में एक गिलास पीला बदबूदार नदी का पानी बार्कले के हाथों में था। इसके बाद अगली मांग रखी गई, बार्कले उस पानी को वहीं के वहीं पी ले। गिलास में तैरते पीले कण देखकर बार्कले का चेहरा उतर गया। स्क्रीन पर दिख रहे निर्देशों ने तुरंत उसे एक जवाब सुझाया, पहले पानी को साफ किया जाए फिर पिया जाए। साथ ही उसने प्रदूषण नियंत्रण की योजनाओं का जिक्र शुरू कर दिया। लेकिन जलमानव लीडर
फिर भड़क उठा। उसने कहा कि उसे राजनेताओं जैसी बातें नहीं चाहिए और बार्कले को किसी कठपुतली की तरह स्क्रिप्ट पढ़ते देखना भी उसे मंजूर नहीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद बार्कले ने फैसला किया। उसने ईयर पीस उतार दिया और दिल से बोले गए शब्द हवा में गूंज उठे। उसने माना कि इंसान वास्तव में बहुत छोटे फायदे के लिए ग्रह को तबाह कर रहे हैं। फैक्ट्रियां लगातार झर जमीन और समंदर में छोड़ रही हैं और शर्म की बात यह है कि ठीक उसी वक्त जबकि इंसान और जल मानव भविष्य पर बातचीत कर रहे थे, नदी किनारे की कई फैक्ट्रियां अभी भी गंदा पानी बहा रही थी। उसकी ईमानदारी ने जलमानव प्रतिनिधि का दिल जीत लिया। जलमानव ने बार्कले की ईमानदारी की दिल खोलकर तारीफ की, यहाँ तक कह दिया, मुझे लगता है तुम इंसानों में सबसे अच्छे हो। बार्कले को लगा कि उसकी बातों ने हालात को संभाल लिया है, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, पूरा हॉल खामोशी से जड़ हो चुका था। अधिकारियों के चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि बार्कले की सच्चाई ने इंसानों की स्थिति और भी मुश्किल कर दी थी। बातचीत तुरंत रोकनी पड़ी। दूसरी ओर विशेष टास्क फोर्स ने मौका पाते ही जलमानवों की जैविक संरचना पर रिसर्च शुरू कर दी। उनकी गर्दन पर चमकती मोतियों जैसी संरचना, उनकी नसों जैसा नेटवर्क और यहाँ तक कि मृत अंडों तक को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख दिया गया। साइंटिस्ट को शक था कि जलमानवों की सूचना साझा क्षमता किसी समुद्री फंगस नेटवर्क जैसा बायोलॉजिकल इंटरनेट है, जहां एक के महसूस करते ही जानकारी पूरे समुदाय में गूंज उठती है। इसी उथल पुथल के बीच बातचीत दोबारा शुरू हुई। इस बार इंसानों ने वादा किया कि साल 2050 से पहले 50% प्रदूषण कम किया जाएगा और आगे तेजी से सफाई अभियान बढ़ाया जाएगा। लेकिन जलमानव तिलमिला उठा, कहा कि उनका हर दिन सैकड़ों साथियों को मार रहा है, ऐसे में वे 25 साल तक इंतजार नहीं कर सकते। बार्कले ने समझाने की कोशिश की कि इतने बड़े स्तर पर सफाई में विशाल बजट, संसाधन और समय लगता है, लेकिन लीडर ने तीखी नजरों से पूछ लिया, क्या इंसान सच में कोशिश कर रहे हैं? क्या वे सच में बिना कीमत देखे ग्रह को बचाना चाहते हैं? अचानक उसकी निगाह ऊपर उठी और पूरे शहर की लाइट टिमटिमाकर बुझ गई। लोग डर गए कि शायद तूफान आने वाला है, लेकिन आसमान से बारिश नहीं बल्कि कचरा बरसने लगा। प्लास्टिक थैलियां, टूटी बोतलें, फटे जाल, सड़ी हुई पैकेजिंग जो कभी समुद्र में फेंकी गई थी। देखते ही देखते पूरी न्यूयॉर्क सड़कें कचरे के पहाड़ों से ढक गई और हैरानी की हद तब पार हुई जब टाइटैनिक का जर्जर ढांचा, जो एक सदी पहले डूब चुका था, अचानक शहर के बीचों बीच जा ढंसा। दुनिया दहशत में थी। सरकारें एक एक कर टीवी पर बयान देने लगी कि यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा संकट है और सबको अब एकजुट होकर सामना करना होगा। कुछ दिनों की अराजकता के बाद बातचीत फिर शुरू हुई। बार्कले को इस बार बेहद सतर्क रहना था। उसने शब्दों को तौलते हुए जलमानवों से संयम बरतने की अपील की। कहा कि हिंसा से किसी का भला नहीं होगा, लेकिन जलमानव लीडर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने तो बस वही वापस किया है जो इंसानों ने हमें दिया था। बार्कले के चेहरे पर गुस्सा तैर गया, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चा भी उसी कचरे की बारिश में बाल बाल बचे थे और वह कुछ कह पाता उससे पहले टेलीप्रॉम्प्टर पर केट का आदेश चमक उठा। अब एक औपचारिक युद्ध विराम समझौता मांगना होगा। बार्कले ने गहरी सांस लेकर प्रस्ताव रखा कि इंसान किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं चाहते। जलमानव लीडर ने शांति का वादा तो किया, लेकिन 3 कठोर शर्तों के साथ। पहली, समुद्र और नदियों पर हर प्रकार का प्रदूषण तुरंत इसी क्षण से बंद होना चाहिए। दूसरी, पानी और जमीन के बीच साफ सीमा निर्धारित होगी। और तीसरी, जो इंसानों के होश उड़ाने वाली थी, पूरा समुद्र और सभी जलमार्ग जलमानवों की संपत्ति होंगे। इंसानों को न सिर्फ समुद्र में प्रवेश नहीं करना है, बल्कि उसके ऊपर से उड़ान भरना भी मना होगा। जैसे ही वो पानी वाली जनजाति ने तीसरा शर्त रखा, पूरे विश्व के नेता भड़क गए, खासकर वो छोटे छोटे द्वीप देश जिनका पूरा धंधा ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर चलता है। सी बंद, एयर बंद, मतलब सीधा सीधा अंतरराष्ट्रीय तालाबंदी। तभी पानी वाले प्रतिनिधि ने एक ऐसा भद्दा सा हंसी छोड़ा कि पूरा हॉल सन्नाटा मोड में चला गया। बार्कले बेचारा तुरंत माफी मांगने लगा। गलत मत समझो, वो बस नाराज हो गए थे। फिर उसने बताया कि जलमानव के लिए स्टील कंक्रीट की ये इमारत बिल्कुल अकून में मच्छर जैसी लगती है, इसीलिए अगली मीटिंग उनकी पसंद की जगह पर होगी। जब स्क्रीन पर लोकेशन आई, सबका मुंह खुला रह गया। वो जगह थी धरती की सबसे खतरनाक और गहरी समुद्री खाई, जहां इंसानों की सबसे एडवांस पनडुब्बी भी आधी रास्ते में दम तोड़ देती है। लेकिन बार्कले पता नहीं किसके चक्कर में तुरंत बोल गया, हम तैयार हैं।